हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 12th की चैप्टर 8 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन परिचय और उनकी एक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। मिसाइल मैन एक जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी मां का नाम असी अम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं हैं, किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश ही नहीं विश्व सदा याद रखेगा। कलाम जी अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप से जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 ईस्वी में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया और यह प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया और इस कार्य के लिए इन्होंने DRDO में भेजा। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। नंबर 1 इंडिया 2020 आ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998। दूसरा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999। तीसरा अग्नि की उड़ान हिंदी 1999। चौथा इग्निटेड माइंड्स अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया 2002। पांचवा आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र। डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न 1997 में, वान ब्राउन अवार्ड 2013 में। कलाम जी के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कलाम जी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक
एवं समाज सेवी थे। ये मानवता की पुजारी एवं भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज कलाम जी भले ही जीवित न हों, किंतु अपने कार्यों द्वारा संपूर्ण विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। इनकी कहानी है हम और हमारा आदर्श। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल पर जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप में बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा, कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को विकसित किया, मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्मिक एक दूसरे के विरोधी हैं। ये भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बागीचे में जाइए तो मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का भी स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। इसलिए जब हमने यह ज्ञान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखते हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण में शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा था कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें आपके हृदय से किया गया हो, आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति दे, और इस तरह आप अपने आसपास तथा प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। बच्चों, ये कैसी लगी कहानी? इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।